तो स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर क्लास 10th एसएसटी के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे बच्चे जो अभी नए-नए बोर्ड्स देने जाएंगे, उनके लिए एक सरदर्दी का सवाल है और उनको इस चीज से थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीजें आएंगी, क्या चीज कैसे होगी। तो मैं बता देता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये केस बेस्ड पैटर्न है सवालों का, ये जो है ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ये ज्यादा पुराने टाइम से नहीं आ रहे। यानी कि जब मैंने बोर्ड्स दिए थे, तब केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन अब जो बोर्ड है, वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है एज ऑन आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और साथ ही साथ इसी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने इस पैटर्न के सवालों को इंक्लूड किया है। ठीक है, कल जब मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एमआरक्यूज की वीडियो डाली, नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो उसके नीचे एक कमेंट आया जिसमें उस स्टूडेंट ने बोला कि भैया आप ये वाला सवाल जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है, इनकी एक प्रैक्टिस सीरीज लाइए। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सीरीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके टिप्स और कुछ कॉमन डाउट्स जो हैं, जो कॉमन गलतियां हैं, उनको साइड करते हुए चलना है, जिससे आप अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर अपने 12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स को गारंटी कर पाओ। 100% इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। 3 सवाल आपके पेपर में केस बेस्ड के होंगे, जो 4 मार्क्स ईच के आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 12 मार्क्स का टोटल आपके पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपके किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन तीनों इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर में से कोई भी आपको 3 सवाल उठ के आ जाएंगे और वो केस बेस्ड फॉर्मेट में होंगे और आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या चीज है 12 मार्क्स की। तो सबसे पहली चीज, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होगा आपके पेपर का। बच्चे ने अगर थोड़ा ध्यान लगा के पेपर कर लिया, तो वो इसके अंदर फुल ऑन फुल स्कोर कर पाएगा। 100% स्कोर लाने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजीएस्ट सवाल है। बहुत लोगों ने बोले हैं कि अरे यार बहुत ही डर लगता है हमें इस चीज से, कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे। तो मैं बोलता हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है यार। सीधी सीधी बात, व्हाई फियर व्हेन द सोशल साइंसेस ट्यूटर इज हियर। ठीक है, तो इजीएस्ट सवाल आपके पास इस चीज से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पेपर में, यानी कि ये 2025 का एक पेपर है सीबीएसई का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रखे हैं, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, आप देखिए। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, एक बड़ा सा ये पोर्शन दे दिया है। अब जब मैं इसको पढ़ के देखता हूं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। ठीक है, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। तो मेरे को याद आता है कि मैंने इकोनॉमिक्स चैप्टर जब पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के अंदर जब मैंने चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे ऐसा सेम एक पैराग्राफ देखने को मेरे को मिला था। ठीक है, तो ये जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आता है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो कहीं आसमान से नहीं गिरेंगे, आसमान से नहीं टपकेंगे उसके सवाल। उसके सवाल जो होंगे, वो आपके एनसीईआरटी से होंगे। अब हमने क्या देखा कि यार एक तो पूरा ना एक बड़ा सा पैराग्राफ उठा के बुक से दे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, जैसे जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सारी चीजें एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया है। 3 सवाल दे दिए हैं और बोला है कि इसको बताओ क्या होता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें क्या है, बिसाइड्स बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी है। सेम वही चीज है, इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर से एक पैराग्राफ उठाया है, उससे रिलेटेड 3 सवाल दे दिए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, पेजेस ऑफ गटनबर्ग बाइबल की बात कर रहा है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। ठीक है, जोहान गटनबर्ग की बुक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर से एक पैराग्राफ, ये हिस्ट्री के प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर से है। इसके अंदर क्या है, फिर से 3 सवाल दे दिए हैं। हमने जब पैटर्न को नोटिस किया, तो हमने क्या देखा कि बेसिकली एक पैसेज है और कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पैसेज और क्वेश्चंस, पैसेज और क्वेश्चंस, पैसेज और क्वेश्चंस।
तो हमने जब इंग्लिश में हमने जब पढ़ाई करी इंग्लिश चैप्टर्स की, तो हमें एक चीज दी जाती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, वो होता है अनसीन। ठीक है, हम जानते हैं, हमने कभी पहले वो पैसेज नहीं देखा होगा, हमें किसी ने पेपर लीक करके तो दिया नहीं है भाई। ठीक है, काश कोई दे देता, लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज जो है वो हमें दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पैसेज को पढ़ते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर करते हैं। सीधी सीधी सी बात, ये है अनसीन पैसेज। लेकिन क्या हमने ये पैसेज कभी देखे हैं? तो बिल्कुल भाई, मैंने गटनबर्ग की बाइबल के बारे में भी पढ़ रखा है एनसीईआरटी से, और नहीं भी पढ़ रखा है तो मैंने सोशल साइंसेस ट्यूटर की वीडियो देख रखी है। ठीक है, फिर ये भी मैंने देख रखा है, फिर ये भी मैंने देख रखा है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि बेसिकली ये एक सीन पैसेज है, यानी कि आपने इसको देख रखा है, बस अब क्या किया है कि आपको एक तरह से पूरा वो दे दिया है। तो एक तरह से जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके ओपन बुक टेस्ट हैं। ठीक है, मैं आपके सामने बुक खोल के दे दूं, ठीक है, और आपको बोलूं कि ये 3 सवाल दिए मैंने सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर से, अब बताओ कि ये कौन से पैसेज से आया है, तो आप क्या करोगे? आप बुक खोलोगे, पैसेज ढूंढोगे, उसके बाद उस सवाल के जवाब उससे ढूंढोगे। तो वही चीज तो इधर भी कर रखी है मेरे भाई मेरे बहन, है ना? तो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टिप्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस क्या है? डू नॉट फियर दीज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन में से अगर हम डरने लग गए तो हम घर चले जाएंगे। ठीक है, जो डर गया वो घर गया। ठीक है, ट्रीट देम एज अनसीन पैसेजेस, लेकिन अब अनसीन नहीं है ये सीन पैसेजेस हैं। ठीक है, तीसरी चीज, डोंट थिंक इट एज समथिंग यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। बहुत लोग क्या करेंगे, यार अब तो मेरे को पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, अब तो मेरे को ये करना पड़ेगा, अब तो मेरे को वो करना पड़ेगा। गधों जैसी बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमें चीजें याद हैं, लेकिन हम इस चीज के चक्कर में अपने बाकी के जो सवाल हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनको खराब नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम पूरा कॉन्फिडेंस रखेंगे और इन केस बेस्ड सवालों को हम ऑन स्पॉट आंसर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हम पहले ये पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले ये पूरा पढ़ेंगे। अब ये चीज कहां से आई? देखो यार, जब मैं क्लास 10th में था, तो जब मेरे को इंग्लिश के कोई पैसेज दिए जाते थे, तो मैं क्या करता था कि मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मेरे को टिप बताई थी कि पहले पहले ना आप क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन क्या है गटनबर्ग का फील्ड ऑफ प्रिंटिंग में, फिर हाउ वर द बुक बॉर्डर्स पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड, डिस्क्राइब एनी टू बेनिफिट्स ऑफ कलरिंग इन द लेटर्स। हमें ये समझ आ जाएगा कि कैसे ऑर्डर में आपको जवाब देना है। तो अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ गटनबर्ग पूछा है, तो यानी कि वो पहले इन चीजों में ही मिल जाएगा आपको जवाब। ठीक है, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड की बात भी इधर ही मिलेगी। तो आपको धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि देखो गटनबर्ग के बारे में क्या पूछा था, उसका कंट्रीब्यूशन को पूछा था, उसकी बुक्स पूछी थी, और बेनिफिट ऑफ कलरिंग पूछा था। तो आपको कंजिक्यूटिवली आंसर मिलेगा। ये चीज मैं समझाता हूं आपको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो रीड करना है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी रखे हैं प्रैक्टिस के। ये 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि भाई देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अब इसको सॉल्व करने चालू करते हैं। ठीक है, देखो, इसने 3 सवाल पूछे हैं कि सबसे पहले कौन सा सेक्टर जो है इमर्ज किया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, यानी कि जिसका नया नया क्या बोलते हैं उसकी कमबैक हुआ है जिसका। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस कौन सी एक्टिविटी है, मतलब कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है, व्हाट इज जीडीपी। अब जिसने मेरी वीडियो देख रखी होगी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की, या नहीं भी देख रखी है, किसी और क्रिएटर की देख रखी है, तो मैं बता दूं कि आपको तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ये पैसेज है ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे बता दोगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो विच सेक्टर हैज इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो अगर मैं इससे भी ढूंढ के बताऊं, ऐसे तो टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, द सेकेंडरी सेक्टर, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, दीज एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, तो यहां का जो आंसर है वो है टर्शरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा सवाल क्या है, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस जो है एक सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है, यानी कि एक वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये अगेन व्हाट्स कौन सी में, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, और उम, 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 फिर तीसरा है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का डेफिनेशन तो भाई क्लियर क्लियर दे रखा है आपको। ठीक है, क्या है,
the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides production of the sector for that year, and the sum of production in three sectors given is what is called the, ठीक है, ये हो गया। मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू, सेकेंडरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू, टर्शरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को जो हम ऐड करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी। ये है आपका आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको कभी कभी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ये पढ़ना भी पड़े। ठीक है, ठीक है, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली चीज पर, वो है बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज के बारे में बात हो रही है। अब जो ये पैराग्राफ है, ये जो पैसेज है, इसके सवाल जरा हम देखेंगे। ठीक है, इसके सवाल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर विच सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिसाइड्स बैंक्स the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies or cooperatives. ठीक है, members of a cooperative pool their resources or cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible such as farmer cooperatives, weaver cooperatives, industrial cooperatives. ठीक है, it accepts deposits from its members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. और उसके बाद कृषक कोऑपरेटिव के बारे में बताया हुआ है, ताकि वो परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लांट्स होगा ये, या इम्प्लीमेंट्स ही होगा, जो भी है। ठीक है, लोन्स फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर अ वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। कोऑपरेटिव जो है, देखो, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ये किस में आएगा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, अगर किसी ने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वो सोर्स होता है जो एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलता है। जैसे कि बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से एक लोन ले लिया। ठीक है, मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कैपिटल क्या होगा, यानी कि मतलब वो ऐसा क्या कैपिटल रखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनसे हम जो है कोऑपरेटिव लोन्स ले सकते हैं, या उनके पास ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पर जो बैंक है या जो बड़े बड़े बैंक है उनको लोन दे सकें। ठीक है, तो यहां पे जो दो कैपिटल के सोर्सेज हैं वो क्या है, एक तो सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है ये अपने मेंबर्स से। ठीक है, और दूसरा एक लार्ज लोन, जो कि ये बाद में लोन देता है अपने मेंबर्स को। तो ये दो आपके सोर्सेज हैं कैपिटल के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको सारे आंसर्स जो हैं वो इसी से मिल जाएंगे। एक आध सवाल जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यार सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो तरह के होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इतना तो सबको ही याद रहना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो उसके लिए ये चीज आपकी मदद करेगी। ठीक है, फार्मर्स जो है बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं। तो होता क्या है कि कृषक कोऑपरेटिव जो है उसने लोन प्रोवाइड किया एक फार्मर को, उससे उसने क्या खरीदा, फार्मर ने एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यानी कि बेसिकली मशीनरी खरीदी एग्रीकल्चर के लिए। उसने लोन्स ले लिए कल्टीवेशन के लिए और एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, फिशरी लोन्स, लोन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, वैरायटी अदर एक्सपेंसेस। इन सारी चीजों के चलते कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से एक फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, जिससे वो उसको रीपे करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी उसने लोन लिया था, एंड देन वापस से एक नए राउंड ऑफ लेंडिंग शुरू हो जाती है। तो इतने आसान सवाल हैं आपके। ठीक है, मेरे को कोई पढ़ के आने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मेरे को हल्का फुल्का आइडिया भी होगा ना तो मैं इसके अंदर 12 के 12 मार्क्स स्कोर कर जाऊंगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल का क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गटनबर्ग इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, हाउ आर द बुक्स बॉर्डर्स पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड। ठीक है, डिस्क्राइब एनी टू बेनिफिट्स ऑफ कलरिंग इन द लेटर्स। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं। गटनबर्ग, अब इसकी पूरा पैसेज जो है वो देख लेते हैं। गटनबर्ग ने 180 कॉपीज प्रिंट करी, ऑफ विच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड। ठीक है, 50 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती आज के जमाने में।
ठीक है, look at these pages of Gutenberg Bible carefully. They were not just products of new technology. The text was printed in the new Gutenberg press with the metal type, but the borders were carefully designed, painted, and illuminated by hand by artists. No two copies were the same. ठीक है, each page of each copy was different. Even when two copies look similar, a careful comparison will reveal differences. Elites everywhere preferred this lack of uniformity. What they possessed then could be claimed as unique, for no one else owned a copy that was exactly the same. In this text, you will notice the use of color within the letters in various places. This had two functions. इधर इसने बोला दो बेनिफिट बताओ कलरिंग द लेटर्स के, एग्जैक्ट सेम लाइन मिल गई हमें. It added color to the page and highlighted all the holy words to emphasize their significance. पहला benefit मिल गया. But the color on every page of the text was added by hand. Gutenberg printed the text in black, leaving spaces where the color could be filled in later. ठीक है, तो दो फंक्शंस यही मिल गए. सबसे पहले कि कलर उसने ऐड कर दिया पेज को. दूसरा, उसने सारे होली वर्ड्स को, यानी कि जो भी सेक्रेड वर्ड्स थे उनको हाईलाइट कर दिया ताकि लोग उसको थोड़ा ध्यान से, इज्जत देके, तवज्जो देके पढ़ें. ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व मार दिया. दूसरा है, हाउ आर दी बुक्स बॉर्डर्ड, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड. कैसे उनको बॉर्डर किया था ये सारी चीजें. तो हैंड बाय आर्टिस्ट से, यानी कि आर्टिस्ट अपने हाथों से ये चीज करते थे. खत्म चीज. मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गटनबर्ग इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग. उसने सबसे पहला जो है मैकेनिकल प्रेस बनाया था. ठीक है, ये चीज जो है खत्म. सीधी सीधी बात. क्या कुछ मुश्किल लगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा. ठीक है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी लाई थी फील्ड ऑफ प्रिंटिंग के अंदर, जो कि एक मैकेनिकल प्रेस था. बस खत्म. ठीक है, अगर इसके बाद भी आइडिया नहीं लग रहा तो ये देखो, द टेक्स्ट वाज प्रिंटेड इन द न्यू गटनबर्ग प्रेस, मेटल टाइप मैकेनिकल प्रेस विद द कंट्रीब्यूशन. सीधी सीधी बात. बस इतने पे ये सवाल जो है हल हो गया. नोटिस द पैटर्न क्या था? एक आपको पैसेज दे रखा था, क्वेश्चंस दे रखे थे, बस. ओपन बुक टेस्ट की तरह होता है, ये चीज है. टिप्स मैंने आपको बताई थी कि डरना नहीं है सवालों से, अनसीन पैसेजेस की तरह ट्रीट करो. कोई ऐसा बिफोर हैंड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. जितना आप पढ़ रहे हैं नॉर्मल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, उतना ही पढ़ के चलना है. ऑन स्पॉट करिए आंसर. ठीक है, क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करिए, जो कि मैंने बताया. मैंने क्वेश्चंस पहले रीड करे तो मेरे को एकदम से आइडिया आ गया कि हाँ भाई, क्वेश्चन में ये पूछा था और ये चीज यहाँ मिल रही है मेरे को. ये चीज था ये. सम मोर फॉर प्रैक्टिस. अब अगर इनकी प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, एक और सवाल है, ये है ज्योग्राफी का सवाल है. ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे पहला सवाल क्या है? स्लैश एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फार्मिंग. ठीक है, तो सीधे सीधे हेडिंग ही दे रखी है यार. ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आता है. वाई इज प्रोडक्टिविटी लो इन स्लैश एंड बर्न सिस्टम? प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है? तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स. आंसर खत्म. ठीक है, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ स्लैश एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. इसके फीचर्स जो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के. यहां से आप इसको आप लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक के लिए है ये. ठीक है, यहाँ तक का जो आंसर है ये पूरा, ये आपके ये तीसरा क्वेश्चन में है. क्योंकि ये 2 मार्क का है तो अब देखो थोड़ा सा आंसर बड़ा भी आपको दिखेगा. ठीक है, यहाँ तक का देखो आसानी से सॉल्व हो गया. अब आते हैं इस सवाल पे. तो इस सवाल में क्या लिखा गया है? फ्लड्स के बारे में बताया गया है, कुछ बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है, कुछ ड्यूरिंग फ्लड्स क्या करना चाहिए ये बताया गया है. तो मेंशन एनी 2 एसेंशियल आइटम्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फैमिली इमरजेंसी किट. ठीक है, फैमिली इमरजेंसी किट का पॉइंट ये रहा, इसमें से कोई भी 2 चीजें उठा के यहाँ पे पुट कर देना. ठीक है, वाई आर द आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो चीजें ऐसे कोई भी फर्स्ट एड, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कोई दिक्कत होती है, तो फर्स्ट एड किट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक मेडिकल हेल्प है. ठीक है, और इसके अंदर पोर्टेबल रेडियो ट्रांसिस्टर, टॉर्च, जो भी जरूरत की सामान सामान है, जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं, ओआरएस है, ड्राई फूड आइटम्स हैं, जो भी आपके सर्वाइवल में आपको मदद करेंगे फ्लड के सिचुएशन में, ये उसके लिए जरूरी है. In a case of flood, what are the recommended actions to ensure the safety of your family and belongings? ठीक है, recommended actions क्या हैं? तो recommended actions तो देखो यार बहुत सारे, ये तो precautions हैं. actions क्या क्या हैं वो आप इससे रह सकते हैं. ठीक है, इसमें से उठा के कुछ भी दो डाल दो यार इसी में, हो गया.
बस इतना आसान है ये चीज, ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे केस बेस्ड सॉल्व करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 5 सवाल डिस्कस किए, कहीं भी आपको कभी लगा हो कि भाई नहीं मुश्किल है या कुछ है, नहीं, बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको फोकस क्या रखना है कि आप जितना पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्टिव सवाल हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, जो भी आपका मैप वर्क है, ये सारी चीजें जो हैं ये आप शिद्दत से अपना पूरा करिए। और इन केस बेस्ड सवालों को लेकर डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तुमने तहस नहस कर दिया मिलके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने पेपर्स को बढ़िया करने में होना चाहिए, अपने सब्जेक्टिव आंसर्स को बढ़िया करने में होना चाहिए, क्योंकि इन सवालों से तो वैसे भी डर के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपकी बस फालतू की टेंशन बढ़ेगी। ये आप वीडियो देखिए, और जब भी आपको लगे कि कुछ मुश्किल हो रहा है तो आप जरूर से जरूर कमेंट डालिए, सवाल डालिए, मैं आपके लिए आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। मैं उसके अंदर सबसे कम टाइम के अंदर आपका सिलेबस पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज करते रहिए अपनी चीजों को, मैप वर्क के ऊपर फोकस रखिए, और यही कर करके ही आप 90 से 100% तक का स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, comment, share and subscribe. Thank you.